मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण एक्ट पर चर्चा की थी जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों थी ये हमने काफी विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास उस वीडियो में किया है। तो हमने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ बक्सर का युद्ध और उसके बाद जो उन्हें दीवानी मिली थी, इलाहाबाद का जो ट्रीटी हुआ था, उसके बाद उनके पावर्स बहुत बढ़ गए थे और उनकी राजनीतिक दखलंदाजी, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी was the commercial and the trade company, and simultaneously it was involving in political and the administrative affairs also. तो इससे क्या पता चलता है कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत की राजनीति और प्रशासन पर भी इसका दखल बढ़ गया, और व्यापार और वाणिज्य में भी उनका पहले से ही प्रभाव बना हुआ था। तो जो क्राउन था, यानी जो ब्रिटिश क्राउन था, उसका नियंत्रण भी बढ़ता चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने के लिए, जैसा कि हमने बताया भी है आपको पिछले क्लास में, कि पहले तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 और थोड़ी सी कमियां और रह गई, तो उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये कहा गया कि जो बंगाल की सरकार होगी, जहां पर आपको पहले ही बताया गया है कि जो बंगाल के गवर्नर थे अब गवर्नर नहीं रहे, वो गवर्नर जनरल हो गए, और उनके अंदर में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को भी ले आया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि आप जो है बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है उसके लिए भी लॉ बना सकते हैं। ये हो गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमी रह गई उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, और थोड़ी सी कमी और रह गई तो उसे दूर किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ और जब हमने संविधान बनाया तो उस संविधान में भी ये सब जो एक्टिविटीज उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकारें करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरह से लॉ बनाते थे उनको कंट्रोल करने के लिए, उन सब चीजों से सीखने का मौका हमें भी मिला। और इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, हमने भी अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए, यानी संस्थाओं पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के कुछ हिस्से को अडॉप्ट भी किया। तो यही सीख हमको मिलती है इन एक्ट के माध्यम से। तो लेकिन अब यहां जानना यह पड़ेगा कि आखिर इस पिट्स इंडिया एक्ट में था क्या। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में तो मैंने बता दिया आपको कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बिहार और उड़ीसा के लिए भी अगर कानून बनाने की जरूरत है तो वो उसको बना सकते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया इन्होंने, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट तक आते आते, यानी कमिंग थ्रू द 1784, यानी लगभग 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से अगर आप देखेंगे तो लगभग 11 साल का समय बीत चुका था, और ये काफी लंबा समय था। तो इस 11 साल के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम और ज्यादा बढ़ गया था। इतना काम बढ़ गया था कि उनका वाणिज्यिक काम यानी कॉमर्शियल वर्क और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग अलग करना पड़ा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो सबसे पहली चीज जो वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की वो ये कि उन्होंने इस एक्ट में ये व्यवस्था कर दी कि भाई आपका कॉमर्शियल वर्क भी बहुत ज्यादा हो गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल काम भी आपका बढ़ता जा रहा है, तो इन दोनों काम को कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग बोर्ड बना देते हैं। पहले तो एक ही बोर्ड था जो केवल कॉमर्शियल वर्क को देखते थे, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो एक
एक बोर्ड हो गया, ये कॉमर्शियल काम को देखेंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि सी और ये सी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को देखने के लिए कौन कौन काम करेंगे? कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट की एक खासियत कि भाई आप इनको देखिए और केवल कॉमर्शियल काम को चेक करिए, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है कॉमर्शियल वर्क, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही है वो व्यापार वाणिज्य में सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, ट्रेड और कॉमर्स जो है उस प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उनके डेवलपमेंट किस तरह से हो रहे हैं, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे ट्रेडर्स हैं या जो हमारी ट्रेड की पॉलिसी है उसमें करप्शन तो नहीं आ गया। ये सब काम देखने का काम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और दूसरी तरफ एक और संस्था बना दी गई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इनको कहा गया कि आप ये मैनेज करिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पॉलिटिकल काम करती है, यानी किसी राजा के साथ समझौता किया या किसी क्षेत्र पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उन सब कामों को देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि एक अलग संस्था होनी चाहिए हमारे पास, और वो उसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कॉमर्शियल अफेयर्स। तो इस तरह से क्या हो गया, कंपनी के कार्यों को देखने के लिए दो अलग अलग संस्थाएं बन गई। टू सेपरेट इंस्टीट्यूशंस टू लुक आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी was developed, and in Pitt's India Act this was given that, and this was developed that the court of directors will look after the commercial functions of the company and the board of control will look after the political and the administrative function of the East India Company. In this way, इस तरह से हम कह सकते हैं कि it established a system of double government. इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह की सरकारें हो गई, वाणिज्य का काम देखने के लिए अलग सरकार और राजनीति और प्रशासन का काम देखने के लिए अलग सरकार। तो क्या नाम पड़ गया? डबल गवर्नमेंट, यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था हो गई। तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी कह सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की देन है। The double government system is also developed by the Pitt's India Act, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का मकसद ये था कि किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में अपना कंट्रोल बनाए रखे और उसकी पकड़ कमजोर नहीं होनी चाहिए। और चूंकि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेड और कॉमर्शियल कंपनी थी, तो उसे लगातार सपोर्ट मिलते रहे, इसके लिए ये संस्थाएं जो है उन पर निगरानी और नियंत्रण के लिए बना दिया गया। तो हमें याद रखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द डबल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन के रूप में कभी कभी आ जाता है, जैसे यूपीएससी मेंस में आपको पूछ देंगे कि भाई हाउ द पिट्स इंडिया एक्ट वाज द एग्जांपल ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो वहां पर आप जो है इस आंसर को बना सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें इसमें बातें बहुत छोटी सी है, वैसे देखें तो फैक्ट के रूप में कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के रूप में यानी समझने वाली बात है। तो अगर उसको एक्सपैंड करके देखेंगे तो उस छोटी सी चीज से बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है कि किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन या उस समय की ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था को चलाया और वहां हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी और भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और उसे बढ़ाया भी। तो ये चीज यहां पर हमें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की भी जरूरत है। इट empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenues of the British possession in India। अब देखिए यहां पर वही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हम कह रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से क्या कर दिया कि
a board of control to supervise and direct all operations of civil and military government. मिलिट्री गवर्नमेंट यानी जो सेना से संबंधित काम थे उसको भी डायरेक्ट करना है और कंट्रोल करना है। इसके अलावा सुपरवाइज करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, जो पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है, उसको भी देखना है कि भाई आप सही दिशा में कर रहे हो कि नहीं काम। तो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी सैन्य और नागरिक प्रशासन से संबंधित, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सभी चीजों पर सुपरवाइज करना, उनका पर्यवेक्षण करना और उनको गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदारी थी। और साथ ही साथ रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी उस समय ब्रिटिश पोजीशन में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा गाइडेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके नियंत्रण में जितना हिस्सा भारत का आ गया था, जो भी हिस्सा, चाहे वो बंगाल का हो या मद्रास का हो या बंबई का हो या जो भी एरिया होगा 1784 तक का, उसमें रेवेन्यू का कलेक्शन यानी राजस्व की वसूली ठीक से हो, ये भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जिम्मे दे दिया गया। और इधर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कॉमर्शियल फंक्शन देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये इन सब कामों को देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री फंक्शन कैसे चल रहा है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, पॉलिटिकल फंक्शन कैसे चल रहा है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने के तरीके में और ज्यादा मजबूती और ज्यादा सुधार हुआ और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस समय के जो राजा थे या उस समय की जहां पर भी जो सिस्टम था राजा और जो स्थानीय राजा थे, उनकी पकड़, उनकी जो कंट्रोल था वो कमजोर होता चला गया, यानी ब्रिटिश शासन का नियंत्रण मजबूत होता चला गया और राजाओं का जो नियंत्रण था वो कमजोर होता चला गया। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की पकड़ भारत पर मजबूत होती चली गई और हम धीरे धीरे गुलामी की ओर, संपूर्ण गुलामी की ओर बढ़ने लगे। तो इसीलिए इस पिट्स इंडिया एक्ट की एक खासियत ये बताई जाती है कि कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पहली बार इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि अब जो कंपनी की टेरिटरी है, यानी कंपनी ने जितने हिस्से पर अधिकार किया हुआ है वो सारा हिस्सा जो है वो ब्रिटिश पोजीशन का है, यानी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का हिस्सा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ब्रिटिश क्राउन की भी जिम्मेदारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने हिस्सों पर अधिकार किया है वो सब ब्रिटिश पोजीशन का ही हिस्सा है, यानी कि ब्रिटिश सरकार की निगरानी में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक तरह से एक कानूनी व्यवस्था के तहत भारत के उन क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार के अधीन मान लिया गया जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक शासन करने का दावा करती थी। तो इसीलिए लाइन ध्यान रखने का है, द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, द टेरिटरीज व्हिच वेयर अंडर द कंपनीज एक्ट, company's rule. The British government was given the supreme control over the company's affairs and administration in India. तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना एक सुप्रीम कंट्रोल यानी कि अंतिम नियंत्रण स्थापित कर पाई। इस एक्ट के द्वारा अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ मामलों में स्वतंत्र थी, कुछ मामलों में अपना निर्णय ले पाती थी, लेकिन अब साफ कर दिया गया, इट वाज क्लियर दैट नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल, यानी कि सर्वोच्च नियंत्रण यानी अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप जो भी अफेयर्स करेंगे, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स करेंगे, अल्टीमेटली आप ब्रिटिश सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन तो भारत में अभी तक उन्हीं का चल रहा है, वही काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश क्राउन से। एक्ट कहां से बन के आ रहा है? ये
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और कहीं सुधार करने की जरूरत होती है तो वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो पिट्स इंडिया एक्ट हो या रेगुलेटिंग एक्ट हो या एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, इन सब के माध्यम से जो है एक नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण करने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी पर किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन टेरिटरीज पर, उन क्षेत्रों पर जिन पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। तो यहां पर ये हो गया एक महत्वपूर्ण एक्ट आपके सामने, पिट्स इंडिया एक्ट। अब 20 साल बीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 आया, क्योंकि 20-20 साल के लिए, 20-20 इयर्स के लिए ये चार्टर होता था, यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन होती थी वो व्यापार करने के लिए 20 साल का उनको अधिकार देती थी, कि फिर 20 साल हो जाता था, फिर 20 साल के लिए बढ़ा देते थे वो चार्टर को। यानी ऐसे हमेशा अनवरत कंटिन्यूअस अधिकार नहीं था। तो चार्टर का मतलब ये हुआ कि नियम कानूनों का वो अधिकार पत्र जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल बाद ये एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1793 भी कह सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इस एक्ट की एक खासियत यही है कि एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, an act of the parliament of Great Britain which renewed the charter and continued company's rule in India। क्या काम हुआ इसमें कि ये एक ऐसा एक्ट था जिसने the act of the parliament of Great Britain के पार्लियामेंट से पारित किया गया वो एक्ट था which renewed the charter and continued company's rule in India। कंपनी के रूल को आगे 20 साल के लिए बढ़ाने के लिए ये एक नया चार्टर आ गया 1793 में। तो क्या प्रावधान किए गए अब इसमें भी देख लेते हैं। Company's trade monopoly was continued for a further 20 years। अब ये हुआ कि भाई ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार वाणिज्य करती रहेगी। There will be no interference of any other company in India's trade of East India Company। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार व्यवसाय की जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो मोनोपोली था वो अगले 20 साल के लिए जारी रहेगा। तो एक तो 1793 के एक्ट में यही सीधा सीधा आ गया। फिर दूसरी चीज ये हो गई कि सैलरीज फॉर द स्टाफ and the paid members of the board of control were also now charged to the company। अब देखिए यहां पर एक जिम्मेदारी भी बढ़ा दी इनको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपन ने बनाया था, है ना, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। किस लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो बोला कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हमारे जो स्टाफ होंगे और जो अधिकारी होंगे, जो मेंबर्स होंगे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, इनके वेतन भत्तों की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को करनी है। तो ये प्रावधान भी इसमें कर दिया गया, क्योंकि पहले ये होता होगा कि कुछ लोगों को वेतन भत्ते ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया जाता होगा, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जाता होगा। तो इसलिए ये सब कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में साफ साफ इंडिकेट कर दिया गया कि अब आपको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके वेतन भत्तों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को आ गया। एक और चीज, द गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। अब पहले भी गवर्नर जनरल के पावर तो बढ़ा दिए गए थे ना। बंगाल का जो गवर्नर जनरल, जो गवर्नर थे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल दिया गया। तो वो जो गवर्नर जनरल थे, इसलिए गवर्नर जनरल थे क्योंकि उनके अधिकार बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर पर भी आ गया था। तो यहां पर और ज्यादा क्लियर कर दिया गया कि द गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल जो कि बंगाल में होते थे, बंगाल के होते थे, और उनका कंट्रोल मद्रास और बंबई के गवर्नर्स पर होता था। तो ये कहा गया कि गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। मतलब जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, मतलब जो भी प्रेसिडेंसीज बने हैं पहले या जो बनने की संभावना है, उनके ऊपर इनका ही नियंत्रण रहेगा और बिल्कुल एक्सटेंसिव पावर रहेगा। यानी कि पावर्स जो हैं गवर्नर जनरल के ही ज्यादा रहेंगे और बाकी लोग उनके अंडर रहकर काम करेंगे। गवर्नर जनरल्स पावर ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल
council was formed and extended over the governors of the subordinate presidencies। ये एक और महत्वपूर्ण बात हो गई कि गवर्नर जनरल का जो पावर था वो पहले से ही काउंसिल के ऊपर जो था, उनको जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, आपको याद होगा कि जब गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था तो उनको कुछ काउंसिल मेंबर्स भी दिए गए थे, मतलब उनके साथ कुछ ऐसे सदस्य दिए गए थे जो उनको एडवाइस करेंगे, उनको हेल्प करेंगे उनको काम करने में। तो ये कहा गया कि ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो बोलेंगे, अगर मान लीजिए उनकी राय गवर्नर जनरल को अच्छी लगती तो ठीक है, नहीं, अगर उनको लगता है गवर्नर जनरल को कि ये जो सजेशन है या ये जो पॉलिसी है जो हमें काउंसिल के द्वारा दिया जा रहा है हमें नहीं मानना है, तो वो नहीं भी मान सकते। तो ये भी एक फैक्टर था इसमें कि गवर्नर जनरल पावर्स ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल वाज अफर्म्ड, मतलब वो निश्चित कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जो है वो काउंसिल के जो रिलेशंस, काउंसिल के जो रूलिंग है या काउंसिल के जो काम है उसको ओवर रूल कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर उसको खत्म कर सकते हैं या उसमें कोई नई चीज जोड़ सकते हैं, डिपेंड अपॉन द गवर्नर जनरल। एंड दिस एक्सटेंडेड ओवर द गवर्नर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, और साथ ही साथ इसको जो है बढ़ा दिया गया, जो मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसीज थी उनके लिए भी बढ़ा दिया गया कि भाई अगर गवर्नर ने मद्रास या बंबई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने कोई निर्णय लिया है और ऐसा लगता है कि नहीं, उसको गवर्नर जनरल अगर खारिज करना चाहते हैं तो उसको खारिज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो ये जो पावर है गवर्नर जनरल का वो काफी ज्यादा बढ़ गया था इस 1793 के एक्ट से। अब देखिए एक और पॉइंट इसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 थी उसमें एक और चीज आया कि अब बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स आ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी, और जो हमारा जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल थे उनका भी विजिट हुआ करता था। तो बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो बीच बीच में क्या होता था, ब्रिटेन चले जाते थे, वापस चले जाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था तो वो यहाँ से चले जाते थे। तो इससे कंपनी का जो काम था वो प्रभावित होता था, इफेक्ट होता था। तो देखिए इस एक्ट में उसके लिए भी व्यवस्था कर दी गई कि सीनियर ऑफिसर्स वेर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन, बिना स्वीकृति के, बिना परमिशन के, बिना रॉयल अप्रूवल के। रॉयल अप्रूवल मतलब वहां की शाही यानी महारानी, यानी कि वहां की सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के परमिशन के बिना, स्वीकृति के बिना, was not were forbidden फ्रॉम लिविंग इंडिया, वो भारत से वापस नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े ऑफिशियल्स थे, जो बड़े डायरेक्टर्स थे, जो अधिकारी थे, जो उस समय के जो सेना के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे जो ब्रिटिश सरकार के, तो उन लोगों के लिए ये नियम लागू था कि बिना रॉयल अप्रूवल के आप वापस नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो बैक टू ब्रिटेन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रॉयल, यानी कि वहां की महारानी के नाम पर वहां का शासन चलता है, तो उनके बिना यानी ब्रिटिश सरकार के अप्रूवल के बिना वापस नहीं जाएंगे। एंड रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड द कमांडर इन चीफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कह दिया गया कि आप गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर रहे हो या गवर्नर की नियुक्ति कर रहे हो या कमांडर इन चीफ की बात हो रही हो, उनकी नियुक्ति हो रही हो, तो आप पहले रॉयल अप्रूवल लीजिए, यानी ब्रिटिश सरकार को बताइए कि इनकी नियुक्ति हो रही है, गवर्नर जनरल ये बनाना चाहते हैं हम इनको, आप गवर्नर, हम इस प्रोविंस को हमने कंट्रोल में लिया है और इस प्रोविंस का गवर्नर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। अपनी मर्जी से ईस्ट इंडिया कंपनी न तो किसी को गवर्नर बनाएगी, न ही गवर्नर जनरल अपॉइंट होंगे और न ही कमांडर इन चीफ बनेंगे, यानी जो युद्ध वगैरह करने की जो परिस्थिति होगी तो उसके लिए कमांडर इन चीफ भी अपॉइंट करते थे, तो वो भी जो है रॉयल परमिशन से ही किए जाएंगे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे मुद्दों पर अपने जो है नियंत्रण को बढ़ा दिया। अब देखिए ये नियंत्रण कहां कहां आ गया, पहले तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट से कंट्रोल किया था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट से किया, और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1793। हाँ, ये जो एक्ट आ रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, इसके माध्यम से हर जगह ये बात सही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी,
ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ, ट्रेड और कॉमर्स के साथ साथ भारत की राजनीति और प्रशासन में भी दखलंदाजी जो है उसको बढ़ाएगी, और उसके लिए ब्रिटिश सरकार जो है उनकी मदद भी कर रही है, उनके लिए अलग अलग कानून बना करके उनको सपोर्ट भी कर रही है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं, अगर इसमें से आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, बाहर निकालेंगे चीजों को, तो देखिए क्या क्या चीजें सीखने को मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट ब्रिटिश सरकार का बना रहेगा, इसीलिए तो 20 साल का आगे बढ़ा दिया गया चार्टर। उनको ये नहीं लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के कुछ गड़बड़ कर रही है, वहां की राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप कर रही है, जिस काम के लिए उनको भेजा था वो करने के बजाय कुछ और कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इसके बजाय ब्रिटिश सरकार जो है उनको और ज्यादा आगे बढ़ा रही कि 20 साल के लिए और करो काम तुम। हाँ, लेकिन ध्यान रखो, जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। यानी ब्रिटिश सरकार कह रही है कि गवर्नर जनरल का जो पावर है वो ये पावर को बढ़ा दिया, बोला कि भाई काउंसिल या जो गवर्नर्स हैं उनके ऊपर गवर्नर जनरल रहेंगे। अगर वो कुछ सलाह देते भी हैं या कोई ऐसे नीति नियम बनाते भी हैं और गवर्नर जनरल को वो पसंद नहीं आ रहा तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो ये जो पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल को वो क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके लिए भी कंट्रोल कर दिया कि भाई बिना रॉयल परमिशन के, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप इंग्लैंड वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम प्रभावित होगा। तो यहां पर देखिए क्या चीज सीखने को मिलता है। अब अगर हमें कंट्रोल करना है प्रशासन में या राजनीतिक व्यवस्था में, कोई बेहतर नियंत्रण करना है, तो उस नियंत्रण के लिए हम इस तरह से ऑफिसर्स पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो ऑफिशियल्स, जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून या कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो वापस नहीं जाने देने वाली बात है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। ये जो चीज है कि आपको जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये नहीं कि आपकी मर्जी है इसलिए वापस चले गए, आपका मन नहीं लग रहा है इसलिए वापस चले गए, आपको जो काम दिया गया, जो कमिटमेंट आपने की है कि भारत में जाकर के आप ब्रिटिश सरकार के पक्ष में और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से काम करोगे, वो काम आपको करना है। ये नहीं कि कभी भी वापस जाकर के आप ब्रिटेन में चले जाओगे। तो ये सब चीजें भी इसमें से सीखी जा सकती है कि किस तरह से वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे थे और भारत में प्रशासन को चला रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट से भी काफी कुछ हमने सीखा कि किस तरह से जब काम बढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस काम के बढ़ने के साथ साथ उन्होंने उसको जो है ये डबल सिस्टम या डबल गवर्नेंट का सिस्टम शुरू किया। तो यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए किस चीज के लिए, कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गए मैनेज पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में काम करते हुए जो बदलाव आए पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान 1784 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793, जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भी कहते हैं, इन दोनों एक्ट्स के जो मूल बिंदु हैं उसे आपको ध्यान रखना है। और खासकर यूपीएससी या स्टेट पीएससी के मेंस के संदर्भ में यह सीखने वाली बात है कि इन एक्ट के माध्यम से जो बदलाव किए, द चेंजेस मेड थ्रू दिस एक्ट, हाउ दिस अफेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो वर्तमान में हमें इन एक्ट से क्या सीखने को मिलता है। जहां तक भारतीय संविधान की बात है तो देखिए डायरेक्टली तो पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 1793 से कोई ऐसी डायरेक्टली कोई चीज नहीं आई, लेकिन जब प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था को चलाने की बात आती है तो इसमें से सीखने को आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आज भी आप देखेंगे कि जब काम बढ़ जाता है किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या करती है सरकारें, अलग संस्था बना देती है, अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन बना देती है कंट्रोल करने के लिए। जैसे यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरह से व्यवस्था कर दी गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब कंपनी का काम बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस तरीके से उन पर कंट्रोल भी रखा और उन्हें काम करने का मौका भी दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर जो चार्टर एक्ट 1793 है उसके माध्यम से हमें ये देखने मिला कि गवर्नर जनरल को पावर को किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम मतलब बढ़ा दिया, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंसीज थे उनके गवर्नर के पावर्स को उसके अंडर कर दिया। और साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था
उनके जो ऑफिसर्स थे उसके वेतन भत्तों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर दे दी। तो ये सब चीजें भी इनमें से एक्सट्रैक्ट करके यानी हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत जिसमें हमने पिट्स इंडिया एक्ट और कंपनी चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के बारे में पढ़ा, यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगले एक्ट पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि 1813 का एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, और उसके बाद ऐसे ही आगे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और इस तरह से लाइक भी कीजिए, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आपके सामने लाएंगे एमपीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बेहद मददगार साबित होंगे, और खासकर यूपीएससी और एमपीपीएससी के मेंस में भी बहुत मददगार साबित होंगे। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब करिए और हमसे बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।